निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। 9 जून 2020 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। आज के क्लास के लिए हमने जिन आर्टिकल्स का सिलेक्शन किया है, पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल पेज पर द हिंदू का आर्टिकल स्पेस एक्स के मिशन को लेकर है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 6 का लीड आर्टिकल हु इज अफ्रेड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, जो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है। पेज नंबर 6 पर ही द क्रिटिकल रोल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्सेस, यानी कि पैंडेमिक के टाइम पे और डिजास्टर के टाइम पे लोकल गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्रिटिकल रोल होता है, उसके बारे में कुछ सुझाव इस आर्टिकल में दिए गए हैं। पेज नंबर 7 पर भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर और इंडियन नेवी के इम्पोर्टेंस, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर के इम्पोर्टेंस को वार टाइम में दर्शाता हुआ यह आर्टिकल है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और पेज नंबर 7 पर ही ई डिप्लोमेसी एक्सपेरिमेंट कि भारत अभी वर्तमान में डिजिटल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए कैसे कर रहा है, उससे संबंधित साइबर थ्रेट क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 6 पर द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल संपादकीय से, हु इज़ एफ्रेड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, यानी कि जो सरकार का राजकोषीय घाटा है, अगर उसमें वृद्धि होती है, अगर सरकार अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ाकर रिजर्व बैंक से या मार्केट से और ऋण लेती है, तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इससे कौन आशंकित है या आशंकित होना कितना ज़्यादा वाजिब है, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अभी वर्तमान के नोवल कोरोना वायरस महामारी के कारण काफ़ी ज़्यादा आर्थिक उथल पुथल हुई है। कुछ आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का सरकार से अनुरोध है कि सरकार को बिना चिंता किए हुए व्यय करना चाहिए और सरकार को पब्लिक डेप्ट में, यानी कि सरकारी जो कर्ज है उसमें वृद्धि होने की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और सरकार को अपने तरफ से व्यय करना चाहिए, ताकि जो अभी अर्थव्यवस्था में मांग की कमी काफ़ी ज़्यादा कम गई है, मांग की स्थिति काफ़ी ज़्यादा कम गई है, उसमें सुधार लाया जा सके। वैसे आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रेटिंग एजेंसीज भारत के रेटिंग को डाउनग्रेड कर देती हैं, यानी कि घटा देती हैं, तो इसके बारे में भी हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और सरकार को डेफिसिट में आकर भी पब्लिक स्पेंडिंग को, यानी कि सार्वजनिक व्यय को, सरकारी व्यय को बढ़ावा देना चाहिए। अभी हाल में रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत के सॉवरिन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया, यानी कि एक दर्जा नीचा कर दिया भारत के सॉवरिन रेटिंग को। सॉवरिन रेटिंग का तात्पर्य होता है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा देशों की इन्वेस्टमेंट के सुटेबिलिटी को लेकर, उनकी योग्यता को लेकर रेटिंग की जाती है। तो भारत की रेटिंग मूडीज़ ने घटा दी है। आर्टिकल में कहा गया है कि यह एक प्रकार से रूड अवेकनिंग के रूप में हमारे लिए सामने आया है, यानी हमारे लिए यह काफ़ी कठिनाई की बात है। इसके साथ ही हम देखें कि अगर भारत का जो वर्तमान रेटिंग है यह जंक कैटेगरी से मात्र एक रैंक ऊपर है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी रेटिंग अब यहाँ से BAA3 से एक नॉच भी नीचे गिरती है तो हम जंक कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि निवेशकों के लिए एक संकेत होगा कि अब हमारे अर्थव्यवस्था में उन्हें निवेश करना उनके लिए हितकारी नहीं है। तो यह जो है रेटिंग एजेंसीज का एक तरीके से समझें कि उनके रेटिंग का प्रभाव होता है। इसके साथ ही मूडीज ने भारत को लेकर अपना जो निगेटिव आउटलुक है उसको बनाए रखा है, एक नकारात्मक आउटलुक बनाए रखा है। नकारात्मक आउटलुक का यहाँ पर तात्पर्य टेक्निकल सेंस में है। टेक्निकल सेंस में यह कि भारत के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर, विकास के वृद्धि को लेकर मूडीज का एक निगेटिव आउटलुक है कि भारत अभी शायद भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती। यह सजेस्ट करता है कि आगे भविष्य में भी मूडी जो है वह भारत के सॉवरिन रेटिंग को और ज़्यादा डाउनग्रेड कर सकता है, कम कर सकता है, इसके बजाय कि वह भारत के रेटिंग में वृद्धि करे, क्योंकि उसका जो आउटलुक है वह नकारात्मक है। अब जैसे हम बात करें कि मूडी के द्वारा किया गया यह डाउनग्रेड, यह वर्तमान के महामारी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के कारण नहीं है। मतलब अभी वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के जो आर्थिक दुष्परिणाम है उसको इसने फैक्टर नहीं किया है, शामिल नहीं किया है। इसका संबंध महामारी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स थे, यानी जो बुनियादी तत्व थे, उसको लेकर है। और उसके बाद जो हमने एक्सटेंडेड लॉकडाउन किया, एक
भारत में काफ़ी समय तक लॉकडाउन की स्थिति रही कि महामारी को नियंत्रित किया जा सके। तो उसके कारण जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस हुए हैं, जिस तरीके से हमने जो प्रतिक्रिया दी है अभी इस महामारी को लेकर, तो मूडीज का डाउनग्रेड उन तथ्यों पर आधारित है, उन फंडामेंटल्स पर आधारित है। इसीलिए हमारे लिए यह चिंता करने का अधिक विषय है। जैसा हमने पहले बात किया कि अब अगर हमारे फंडामेंटल्स में, यानी यहाँ के अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों में अगर और ज़्यादा खराबी या कमी या गिरावट आती है, तो यह हमारे रेटिंग को जंक स्टेटस में, यानी कि बहुत ही ख़राब स्थिति में यह डाल देगा। जंक स्टेटस एक कैटेगरी है मूडीज के रेटिंग की, जिसमें कि अगर किसी देश को डाल दिया जाता है तो वह इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग के तरह होता है। मतलब उनको सुझाव दिया जाता है रेटिंग एजेंसी के द्वारा कि अब आप ऐसे अर्थव्यवस्थाओं में निवेश ना करें। इन रेटिंग एजेंसीज की भी अपनी खामियां होती हैं, और जैसे कि एक प्रकार से अगर हम वैश्विक फाइनेंस की, ग्लोबल फाइनेंस की बात करें, तो उसमें भी कई सारा वैश्विक स्तर पर इम्परफेक्शन है। इन रेटिंग एजेंसीज की भी अपनी खामियां हैं, त्रुटियां हैं, परंतु इनके जो रेटिंग्स हैं इनमें वजन होता है। संस्थागत निवेशक वह इन रेटिंग्स को एक प्रकार से एक डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश मानकर किसी भी अर्थव्यवस्था से वह एग्जिट करते हैं। अगर वैसी अर्थव्यवस्था इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे गिर जाए तो, जैसे हमने बात किया कि अगर जंक कैटेगरी में किसी भी अर्थव्यवस्था को डाल दिया जाता है एक रेटिंग एजेंसी के द्वारा, तो वहाँ पर निवेशक निवेश नहीं करते, और जो वहाँ पर संस्थागत निवेशक पहले से निवेश किए हुए हैं तो वह अर्थव्यवस्थाओं से अपने निवेश को वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से इन रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग्स का वैश्विक स्तर पर वजन होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल में कहा गया है कि अगर भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड करके जंक स्टेटस में डाल दिया गया, तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं और एफआईआई हैं, वह भारत से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने निवेश को वापस ले लेंगे, और इस प्रकार से भारत के स्टॉक और बॉन्ड बाजार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान, क्षति का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मुद्रा रुपए में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, और इसके बाद भारत का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है एक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को टालने के लिए, यानी विदेशी मुद्रा विनिमय के संकट की स्थिति को टालने के लिए। वैसी परिस्थिति में आरबीआई को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और ये सारी बातें जो हैं, हम अभी के समय जहां हम खुद महामारी के इतने गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे या भारत नहीं चाहेगा कि इन सारे आर्थिक संकटों का सामना उसे करना पड़े। ब्लेक में बताया गया है कि हम किस प्रकार से एक अपग्रेड के तरफ काम कर सकते हैं ताकि हमारे रेटिंग में अपग्रेड हो सके। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जिन एस्पेक्ट्स को लेकर मूडी ने अपना कंसर्न जाहिर किया है वर्तमान के डाउनग्रेड को लेकर, तो हमें उसको नोट करना चाहिए, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारा जो विकास, हमारे यहाँ जो वृद्धि की स्थिति है वो स्लो है, यानी धीमी है। दूसरी बात कि यहाँ पर कर्ज जो है बढ़ रहा है, डेप्ट वह राइज कर रहा है, और इसके साथ फाइनेंशियल सेक्टर वीकनेस है। फाइनेंशियल सेक्टर वीकनेस का तात्पर्य होता है जो हमारे वित्तीय क्षेत्र हैं वह कमज़ोर, उनका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर का तात्पर्य हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरीके के एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं, वित्तीय क्षेत्र हैं, जो वित्तीय सेवा उपलब्ध कराते हैं, उनका भी प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम मूडी की आशंकाओं को देखें तो मूडीज की आशंकाएं जो हैं वो लेजिटिमेट हैं, यानी वैध हैं। हमें उन आशंकाओं पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कई अर्थशास्त्रियों ने, यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के श्रिंक होने के, यानी कि घटने का अनुमान लगाया है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो नकारात्मक होगी, हमारे अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन होगा। केंद्र और राज्य के अगर हम सम्मिलित राजकोषीय घाटे की बात करें तो वह अर्थव्यवस्था के 12% के आसपास रहने की संभावना है। मूडीज ने यह आशा व्यक्त किया है कि भारत का पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो वर्तमान में 72% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 84% हो सकता है। यानी कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 72% था कुल जीडीपी का,
जो अभी वर्तमान में वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 84% हो सकता है। महामारी के आरंभ से पहले भारत के बैंकिंग सेक्टर की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने जो लोन दिए हुए थे तो लोन में से लगभग 9% जो है 9% वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में थे, यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में थे। एक प्रकार से यह बैंकिंग सेक्टर पे स्ट्रेस और तनाव को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से एक कमजोर आर्थिक वृद्धि की स्थिति और दिवालियापन में वृद्धि की स्थिति जो है वह बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और ज़्यादा तनाव को बढ़ाएगी आने वाले समय में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां काफ़ी कम हुई हैं, मांग की कमी बाजार में देखी जा रही है, जिसके कारण की आर्थिक वृद्धि कम होगी और इससे दिवालियापन भी कंपनियों का बढ़ेगा, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर तनाव और ज़्यादा उसमें वृद्धि आएगी। अभी तक अगर हम सरकार के फोकस की बात करें, सरकार ने जो आर्थिक पहल किए हैं तो वह एक प्रकार से वित्तीय बाजारों को यह आश्वस्त करना चाहती है कि जो फिस्कल सिनेरियो है भारत का वह हाथ से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जो सरकार का फिस्कल परफॉर्मेंस है, वित्तीय स्तर पर प्रदर्शन है, वह नियंत्रित रहेगा। इसके लिए सरकार ने जो डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस है, यानी जो विवेकाधीन वित्तीय प्रोत्साहन के लिए कदम सरकार ने उठाए, तो वैसे स्टिमुलस का जो एक्चुअल अगर आप फिगर देखें तो वो जीडीपी का 1% है। तात्पर्य यह है कि सरकार ने अभी एक इकोनॉमिक स्टिमुलस की घोषणा की अर्थव्यवस्था में पुश लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को फिर से प्रोत्साहित करने के लिए। तो अगर हम इसका फिस्कल कॉस्ट देखें कि सरकार के ऊपर तत्काल वित्तीय बोझ कितना पड़ता है, तो यह लगभग 1% ऑफ जीडीपी है। सरकार ने हालांकि घोषणा किया है कि वह 20 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज को लेकर आएगी, जिसका कि लगभग अर्थव्यवस्था, जिसका कि जो जीडीपी में कुल हिस्सेदारी है एक तरह से 10% है, जो जीडीपी का 10% है। परंतु अगर हम ऐसे फिस्कल स्टिमुलस की बात करें जो सरकार को तुरंत व्यय करना पड़ेगा, तो वह जीडीपी का 1% के आसपास आता है। तो अगर हम इस फिगर की तुलना जो है, अगर हम इस आंकड़े की तुलना दूसरे अर्थव्यवस्थाओं से करें, खासकर विकसित देश की अर्थव्यवस्थाओं से, तो वो काफ़ी मोडेस्ट है, यानी कि कम है। जहाँ पर विकसित देशों ने लगभग 10%, 12-15% अपने जीडीपी का कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को से उबरने के लिए घोषणा की है, वहाँ पर भारत सरकार के जो डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस है वह जीडीपी का लगभग 1% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोडेस्ट इस आर्टिकल के हिसाब से बताया गया है। अब देखें कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, यानी जो विवेकाधीन वित्तीय प्रोत्साहन सरकार के द्वारा समय समय पर अर्थव्यवस्था में डाला जाता है, वह क्या होता है। तो सरकारी नीतियों के कारण जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट में जो वृद्धि होती है, उसे हम डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। यानी सरकार की ऐसी नीतियां जिसमें कि वह व्यय अधिक करती है, जिसमें सरकार का राजस्व कम होता है और उसे व्यय अधिक करना पड़ता है अपने नीतियों के कारण, उसे हम डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। यह कम वृद्धि के कारण जो है, अगर कम वृद्धि के कारण अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो उसे हम एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अगर अर्थव्यवस्था की जो विकास की गति है अगर कम है तो स्वाभाविक है कि सरकार का राजस्व कम हो जाएगा, और जब सरकार का राजस्व कम हो जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। तो स्लोइंग ग्रोथ के कारण जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोला जाता है, और जो सरकारी नीति के कारण फिस्कल डेफिसिट होता है वैसे स्टेप्स को इकोनॉमी में डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस कहा जाता है। यानी जो विवेकाधीन वित्तीय प्रोत्साहन है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस है, वह यह है। तो आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा जो है दो कारण से हो सकता है। एक तो सरकारी नीतियों के कारण से हो सकता है, और दूसरा अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के स्लो हो जाने से हो सकता है। आर्टिकल में आगे बताया गया है कि जब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो यानी कर्ज और जीडीपी का अनुपात और अधिक खराब हो जाएगा, ऐसे में एक जो है वित्तीय तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, और अगर आर्थिक वृद्धि जो है वह समय से अर्थव्यवस्था की रिकवरी नहीं हो पाई तो यह स्थिति जो है और ज़्यादा वित्तीय तनाव का संकट पैदा करेगी। सरकार के वर्तमान में जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, अगर हम इसको देखें तो यह बैंकिंग व्यवस्था पर ज़्यादा
निर्भर करता है, बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर होकर यह आर्थिक विकास को बल देने का प्रयास सरकार के स्टिमुलस पैकेज में किया गया है। परंतु बैंकों की भी अपनी सीमा होती है और अभी के समय में लेख में बताया गया है कि सरकार को और ज़्यादा अपने तरफ से व्यय करने की आवश्यकता है, खासकर अवसंरचना और ढांचागत विकास के क्षेत्र में। मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज रिक्वायर्ड, सरकार के द्वारा जो सरकारी व्यय है उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इसके साथ ही जो सरकार के स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात की जा रही है, इससे संबंधित कुछ मिस एप्रीहेंशंस हैं, यानी कि कुछ मिथक हैं, इसको दूर करने की भी आवश्यकता है। आर्टिकल में जैसे कहा गया है कि हमें डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस बढ़ाने की ज़रूरत तो है, परंतु हमें पब्लिक डेप्ट को नहीं बढ़ाना है, यानी जो सरकारी कर्ज है उसे नहीं बढ़ाना है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हमें डेफिसिट को मोनेटाइज करना है, यानी मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट। इसका तात्पर्य होता है कि केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार को धन उपलब्ध कराए। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का तात्पर्य होता है कि सरकार जो है वह केंद्रीय बैंक के द्वारा धन उपलब्ध सरकार को कराया जाता है। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को हम घाटे का मौद्रीकरण कह सकते हैं। तो भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई है। सेंट्रल बैंक जब सरकार को धन उपलब्ध कराएगा तो हम उसे मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट कहेंगे। और इस केस में क्या होगा? इसमें यह होता है कि आरबीआई के द्वारा सरकार के बिल्स जो है परचेज किए जाते हैं। सरकार के जो सिक्योरिटी बॉन्ड हैं वो परचेज किए जाते हैं और उनके आधार पर आरबीआई सरकार को धन उपलब्ध कराता है। इसको लेकर एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट को लेकर कि आरबीआई सरकार को धन कैसे उपलब्ध कराएगा, तो यह नए नोट प्रिंट करके कराएगा। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट यह कैसे होगा आरबीआई के द्वारा? तो सरकार को वह नए नोट प्रिंट करके धन उपलब्ध कराएगा। पर यह वो तरीका नहीं है कि जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को धन उपलब्ध कराता है। अगर हम देखें कि टिपिकली जो है वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों के द्वारा सरकार को कैसे धन उपलब्ध कराया जाता है, तो ट्रेजरी बिल्स की खरीद कर, यानी जो सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी खरीद की जाती है बैंकों के द्वारा, और इस माध्यम से सेंट्रल बैंक जो है सरकार को धन उपलब्ध कराते हैं। अब इसमें एक यह उपाय बताया गया है कि अगर केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल बैंक्स अब अगर सरकारी खजाने में सिंपली जो है अगर वह क्रेडिट कर दें एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री के द्वारा, तात्पर्य यह है कि अगर सरकार के बिल्स के अगेंस्ट में वह एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री के माध्यम से, यानी कि बस वहाँ पर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए सरकार के खजाने में अगर धन को क्रेडिट कर देते हैं, डाल देते हैं, तो एक तरीके से यह भी मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट माना जाएगा। अब अगर सरकार वो एक उस एक्स्ट्रा फंड का व्यय करती है, स्पेंडिंग करती है जो कि उसके खाते में आया है, तो एक प्रकार से यह बेस मनी में वृद्धि है। अब बेस मनी किसको कहते हैं? बेस मनी का तात्पर्य होता है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा है प्लस जो बैंक में रिजर्व है, यानी बैंकों के पास भी धन जो है वो रिजर्व में बैंक होता है सर्टन स्टैट्यूटरी प्रावधानों को मीट करने के लिए। तो बेस मनी यह देखिए पीटी में आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। इसका तात्पर्य होता है अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा जो करेंसी है प्लस बैंकों के द्वारा जो होल्ड किया गया रिजर्व मनी है, दोनों मिलाकर बेस मनी होता है। तो अब अगर आरबीआई या सेंट्रल बैंक के द्वारा सरकारी अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक एंट्री के माध्यम से अगर पैसा डाल दिया जाता है, धन डाल दिया जाता है, तो उस एक्स्ट्रा फंड को, यानी कि ट्रेजरी के अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में वो जो एक्स्ट्रा फंड आया उसमें जो वृद्धि हुई तो उससे बेस मनी में वृद्धि होती है, यानी सरकार के पास अतिरिक्त धन होता है। तो एक प्रकार से देखें तो मोनेटाइजेशन का क्या फ़ायदा होता है, क्या परिणाम होता है? तो मोनेटाइजेशन जो है वो मनी सप्लाई का विस्तार करता है, यानी अर्थव्यवस्था में धन की उपलब्धता को बढ़ाता है। परंतु यह नए नोट छापने के समान नहीं है, यानी सरकार इसमें कोई नए आरबीआई कोई नया नोट छापकर सरकार को अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं करा रही है। वह मात्र इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग एंट्री के माध्यम से सरकारी खजाने में सिंपली धन का क्रेडिट कर देती है ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट में। जो सरकारी बिल है उसके अगेंस्ट में उतना धन वह ट्रेजरी अकाउंट में डाल देती है। अब हम देखें तो कि इस प्रकार के
मनी सप्लाई के एक्सपेंशन में क्या आपत्ति हो सकती है? वह यह हो सकता है कि इससे इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जहां मुद्रा की अधिकता होती है तो हम देखते हैं कि वहां पर मुद्रा की क्रय शक्ति जो है कम जाती है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर मनी सप्लाई का एक्सपेंशन हो रहा है वहां पर इन्फ्लेशन की स्थिति, मुद्रास्फीति बढ़ने की स्थिति जो है हो सकती है, परंतु इस प्रकार की आशंकाओं में ज़्यादा दम नहीं है। वैसी परिस्थिति में जहां पर कि आप देखें कि जो कुल मांग है अर्थव्यवस्था में वह काफ़ी तेज़ी से गिरा है, इसके साथ ही रोजगार में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, यानी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तो एक तरीके से जहां बाजार में मांग में कमी आई है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का दर बढ़ा है, तो वैसे में अगर हम एडिशनल मनी सप्लाई भी करते हैं तो इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं होती दिखती है, क्योंकि बाजार में ऐसे भी मांग पहले से कम है। तो वैसी परिस्थिति में आप देखें तो एक तरीके से अगर डेफिसिट का मोनेटाइजेशन किया जाता है, मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट, इसके कारण एक्चुअल आउटपुट जो है आप देखेंगे तो एक तरीके से पोटेंशियल आउटपुट के आपको आसपास दिखेगा बिना मुद्रास्फीति में वृद्धि के, यानी अभी अर्थव्यवस्था में जो भी संभावित उत्पादन की एक संभावना है तो उसमें बिना वृद्धि के एक तरीके से जो है आउटपुट में आपको इंक्रीज दिखेगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसा हमने पहले बात किया कि सरकार जो है वो बॉन्ड की बिक्री कर एक तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को मीट करती है। सरकार जो है बैंक्स को बॉन्ड बेचती है और वो सीधे रूप से सेंट्रल बैंक को, यानी केंद्रीय बैंकों को, भारत के केस में रिजर्व बैंक, उसको बॉन्ड नहीं बेचती। आप देखें कि इस प्रकार से बेस मनी में या मनी सप्लाई में एक्सपेंशन जो है वह दोनों केस में सेम होता है। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक्स को डायरेक्ट बॉन्ड ना बेचकर बैंक को बॉन्ड इशू करती है और उससे अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करती है, तो इससे भी बेस मनी में और अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई में वृद्धि होती है। जैसा हमने पहले देखा कि अगर सरकार सीधे रूप से ट्रेजरी बिल या अपने सरकारी जो प्रत्याभूति हैं, बॉन्ड हैं, वो सेंट्रल बैंक्स को बेच दे तो उससे भी अर्थव्यवस्था में धन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो पाएगा। तो दोनों स्थितियों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वैश्विक स्तर पर सेंट्रल बैंक्स जो हैं वह गवर्नमेंट बॉन्ड्स की खरीद सेकेंडरी मार्केट में करते रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जो सेकेंडरी मार्केट होता है, यानी प्राइमरी परचेजर जब उस बॉन्ड को किसी और परचेजर को बेचता है तो हम उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अगर सरकार ने बैंक्स को सरकारी बॉन्ड बेचे, उसके अगेंस्ट में सरकार ने कर्ज लिया, ऋण लिया, तो अब अगर बैंक ने फर्दर सरकारी बॉन्ड को किसी और को बेचा तो वैसे बाजार को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो केंद्रीय बैंक ज़्यादातर वैश्विक स्तर पर सरकारी बॉन्ड की खरीद सेकेंडरी मार्केट में करते हैं हाल फिलहाल के वर्षों में। और आरबीआई ने भी जो है अब इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी बॉन्ड की खरीद जो है वह शुरू की है। अब अगर हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में यह आपसे पूछा जा सकता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो यह आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल बैंक्स के द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद सेकेंडरी मार्केट में सरकारी बॉन्ड की खरीद को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब यह देखें कि सेंट्रल बैंक के द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद अगर सेकेंडरी मार्केट से की जाए या सीधे तौर पर ट्रेजरी से की जाए, यानी कि सरकार के बिल को खरीद कर की जाए, ट्रेजरी बिल से की जाए, तो दोनों मामलों में जो मनी सप्लाई है वो सेम होगा, जो मनी सप्लाई के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो सेम होगा। इसीलिए पब्लिक डेब्ट के मोनेटाइजेशन को लेकर इतना ज़्यादा जो मतलब एक जो है आशंका व्यक्त की जाती है वो क्यों है, जब अगर दोनों परिस्थितियों में मनी सप्लाई के ऊपर जो इम्पैक्ट है, अतिरिक्त धन की आपूर्ति पर जो प्रभाव है वह एक ही है। तो लेखक का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में पब्लिक डेब्ट के यानी सार्वजनिक ऋण के कर्ज के मोनेटाइजेशन को लेकर, मौद्रीकरण को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों है। तो हमारे पास लेख में बताया गया है एक ऐसी स्थिति है, एक उपाय है इन सारी बाधाओं से निकलते हुए कि हम सॉवरेन रेटिंग्स को बिना खराब किए हुए अपने यहाँ फिस्कल स्टिमुलस को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। लेख में बताया गया है कि सरकार ने अभी जो 4.2 ट्रिलियन रुपीज बाजार से अतिरिक्त
ऋण लेने की घोषणा की है तो सरकार को इस तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार अपने डेप्ट को बढ़ाती है, पब्लिक डेप्ट को बढ़ाती है, तो पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, और पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने से जो सॉवरिन रेटिंग है उसके फर्दर डाउनग्रेड होने का और नीचे गिरने का खतरा होता है। तो लेख में सुझाव दिया गया है कि वर्तमान में जो सरकार ने बाजार से 4.2 ट्रिलियन रुपीज के एडिशनल बोरोइंग अतिरिक्त जो सरकार ने उधार लेने का अपना एक लक्ष्य रखा है, घोषणा की है, सरकार को उस तक सीमित रहना चाहिए। और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के माध्यम से, यानी कि जो घाटा है पब्लिक डेप्ट है उसके मोनेटाइजेशन के माध्यम से डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस को सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि लेख में सुझाव दिया गया है कि आरबीआई को सीधे तौर पर डायरेक्टली ट्रेजरी बिल की बिक्री कर भारत सरकार को अतिरिक्त धन मार्केट में मनी सप्लाई करना चाहिए। इस तरीके से डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भी नियंत्रित रहेगा। अभी हमने चर्चा की कि सरकार और अतिरिक्त ऋण नहीं ले रही है, अपने ट्रेजरी बिल के माध्यम से रिजर्व बैंक से जो है सरकार अतिरिक्त धन मार्केट में सप्लाई करेगी, और इसके साथ ही क्या होगा कि जो ग्रोथ को लेकर कंसर्न है उसे भी एड्रेस किया जा सकेगा। तो एक प्रकार से दोनों जो है कंसर्न रेटिंग एजेंसीज का, जैसे हमने बात किया था 3 कंसर्न्स की बात की थी पहले। पहला कंसर्न तो ये था कि ग्रोथ स्लो हो रहा है तो ग्रोथ में वृद्धि हो सकेगी, पब्लिक डेप्ट राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो राइजिंग डेप्ट को भी हम लोग नियंत्रित कर सकेंगे। और फाइनेंशियल सेक्टर की जो वीकनेसेस हैं, यानी कि बैंक के माध्यम से लोन ना देकर सरकार सीधे तौर पर धन जो है आरबीआई से हासिल करेगी और उसे फिर अर्थव्यवस्था को पुश देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए उसका इस्तेमाल करेगी। तो इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर्स पर, बैंकिंग व्यवस्था पर भी बोझ नहीं पड़ेगा ऋण देने का, और वह और फर्दर कमज़ोर नहीं होंगे। तो ये सारे कंसर्न जो आपके रेटिंग एजेंसीज के हैं एक प्रकार से वह एड्रेस हो जाएंगे, और फिर आगे हमारा सॉवरिन रेटिंग का डाउनग्रेड नहीं होगा। तो इन सब सुझाव के साथ यह आर्टिकल आपके लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने जैसे पहले बात की, कुछ शब्दावलियाँ हैं, आपको उन टर्मिनोलॉजीज को समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसे पेपर 3 से जोड़कर देखते हैं तो यह इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, आप इससे इसे जोड़कर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 3 में। इसके साथ ही आप जो है, अगर आप बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा कहाँ से लाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी स्पेंडिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर आपसे मेंस में इस तरीके का प्रश्न बना के पूछा जाए कि सरकार के अपने साधन सीमित हैं, वैसी परिस्थिति में बिना पब्लिक डेप्ट को बढ़ाए हुए गवर्नमेंट किस तरीके से और अधिक धन अर्थव्यवस्था में व्यय कर सकती है, तो आप इन बिंदुओं का उसमें उल्लेख अपने उत्तर में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर ही। The role of decentralized responses, the critical role of decentralized responses। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 जो संकट है, इससे टैकल करने की स्ट्रेटजीज में जो रणनीति होती है उसमें लोकल गवर्नमेंट्स को, यानी कि जो स्थानीय स्तर के निकाय होते हैं, पंचायती राज निकाय हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो, तो उन्हें भी हमें पर्याप्त रूप से सक्षम बनाना पड़ेगा और उन्हें भी जो है फिजिकली एम्पावर करना पड़ेगा, यानी वित्तीय रूप से भी सशक्त बनाना पड़ेगा। वर्तमान के नोवल कोरोना वायरस महामारी के कारण हमें स्थानीय निकायों और विकेंद्रीकृत रिस्पॉन्सेस के समाधानों के जो क्रिटिकल रोल हैं, इसको लेकर हमारी समझ जो है वह बढ़ी है। हमने यह देखा है, यह हाईलाइट हुआ है कि किस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट्स और डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पांस यानी स्थानीय स्तर पर समाधान जो हैं वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किसी महामारी के नियंत्रण के रूप में। इसमें अगर आप देखें, अगर हम इंफॉर्मेशन के टर्म्स में बात करें, सूचना के टर्म्स में, निगरानी के टर्म्स में या फिर तत्काल एक्शन लेने के टर्म्स में, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा उनके पास एक एडवांटेज होता है और उनके पास वो साधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं कि वह कोविड-19 जैसे आपदा को, त्रासदी को का सामना कर सकते हैं।
अभी केंद्र सरकार ने राज्यों के बोरोइंग लिमिट्स को उधार लेने की सीमा को बढ़ा दिया। वह अपने जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.5% जो पहले था कि राज्य जो है वो बोरो कर सकते थे, उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार के द्वारा 5% कर दिया गया वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। लेकिन आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यों के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्टिव कंडीशनैलिटीज लगाना यानी प्रतिबंधक शर्त लगाना एक प्रकार से अनवारंटेड है, उसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के बोरोइंग लिमिट में वृद्धि की गई है तो वो बिना किसी शर्त के होनी चाहिए थी, ऐसा आर्टिकल में संकेत दिया गया है। परंतु स्थानीय जो निकाय हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी फिजिकली एम्पावर्ड करना जरूरी है, वित्तीय रूप से सशक्त बनाना तत्काल रूप से ज़रूरी है। सरकार ने ऐसा संकेत दिया है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स में जो फिजिकल ट्रांसफ़र है उसको एक कंडीशन रखा गया है स्टेट के बोरोइंग लिमिट के इंक्रीज को लेकर कि अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो वैसी स्थिति में ही आपको जो 3.5% से बढ़ाकर 5% आप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का आप बाजार से ऋण ले सकते हैं। वह किस परिस्थिति में, जबकि स्थानीय निकायों को, लोकल गवर्नमेंट्स को फिजिकली एम्पावर्ड किया जाएगा। तो सरकार का यह कदम अभी तत्काल में तो अनवारंटेड लगता है, लेकिन लेख में कहा गया है कि एक प्रकार से यह लोकल गवर्नेंस के फ्यूचर को लेकर एक वैलिड सिग्नल है, एक सही दिशा में लिया गया एक कदम है। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण 4 जो प्रमुख चुनौतियां हमारे समक्ष अभी हैं वह है आर्थिक, स्वास्थ्य तत्व की चुनौतियां, आजीविका और कल्याण को लेकर चुनौतियां, और साथ ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन कि किस प्रकार से हम अपने संसाधनों को एकत्र करके एकजुट कर कर उनका उपयोग करते हैं। और यह जो चुनौतियां हैं, लेख में कहा गया है कि हमारा जो संघीय ढांचा है इसके सभी स्तर पर इनका निदान किया जाना चाहिए। अगर हम स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के सशक्तिकरण की बात करें तो उनके लिए जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है वह अपना राजस्व सृजित करना है, ओन रेवेन्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के ऊपर फंड्स के लिए वह निर्भर करती हैं और जिसके कारण कि उनकी अपनी निर्णय लेने की स्वायत्ता सीमित हो जाती है और कार्य निष्पादन में भी समस्या आती है। आगे बढ़ते हैं। लेख में बताया गया है कि लोकल गवर्नेंस के लिए स्थानीय अभिशासन के समक्ष जो चुनौतियां हैं, कई सारी सेवरल लैकुनाज हैं, उन्हें एक साथ एड्रेस करने का, दूर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो बात यह है कि अभी एक प्रकार से जो स्थिति स्वास्थ्य चुनौती हमारे सामने आई है तो हमें एक काफ़ी परिवर्तन अब हमें अपने सोच में लाना पड़ेगा, जिसमें कि कटिंग एज लेवल पर हेल्थ केयर डिलीवरी को मजबूत करने की बात हमें सोचनी पड़ेगी। अभी हम क्या करते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक जो चिकित्सा सेवा क्षेत्र है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कटिंग एज लेवल पर जहाँ पर कि लोगों को तत्काल रूप से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाती है उसके ऊपर अभी कम ध्यान दिया जाता है। तो कोरोना महामारी के कारण अभी हमारे एक जो है दृष्टिकोण में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, एक व्यापक बदलाव आया है कि किस प्रकार से हम स्वास्थ्य सेवाओं को कटिंग एज लेवल पर, यानी कि जहां पर लोगों को सबसे तत्काल ज़रूरत होती है वहां पर हम स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करा पाएँ। तो सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह कि 73वें संविधान संशोधन के बाद आप देखेंगे कि कई सारे पैरेलल बॉडीज भी, समानांतर निकाय जो है वह स्थानीय स्तर के अभिशासन में आ गए हैं, जिनके कारण क्या हुआ है कि जो लोअर लेवल ऑफ गवर्नेंस है उन तक फंक्शन और फंड का जो फ्लो है एक तरीके से बाधित हो गया है। यानी इस प्रकार के जो जिला स्तर पर पैरेलल बॉडीज हैं, जो समानांतर निकाय हैं, तो उन्होंने संवैधानिक रूप से स्थापित पंचायती राज व्यवस्था हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनके फंक्शंस के ऊपर, उनके गतिविधियों के ऊपर और फंड्स के ऊपर भी डिस्टॉर्शन पैदा किया है, समस्या पैदा की है। तीसरी बात यह है, जो तीसरी चुनौती इसमें बताई गई है कि अभी तक भी लोकल गवर्नमेंट्स को लेकर उनके फंक्शंस को असाइन करना, फंक्शनरीज यानी उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी जो उनकी वित्तीय जवाबदेही हैं, उनको लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक स्पष्ट नहीं है। कई राज्यों में यह स्थिति है कि उनके फंक्शंस को लेकर मैपिंग नहीं है,
और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी वेग हैं, एम्बिगस हैं, उनमें स्पष्टता का अभाव है। अगर हम बात करें कि इंस्ट्रक्टिव रूप से अगर किसी राज्य ने लोकल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग का कार्य किया है तो वह केरला है। केरला ने इनफैक्ट कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग का भी काम किया, उनके जवाबदेही को भी एक प्रकार से मैप किया और वह एक्टिविटी मैपिंग को करता ही रहा है। यानी कि जो स्थानीय स्तर पे निकाय हैं, लोकल गवर्नमेंट है, केरला राज्य ने उनका एक्टिविटी मैपिंग भी किया, उनके द्वारा क्या क्या गतिविधियां की जा रही हैं। उसके अलावा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग भी किया कि लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो एक तरीके से इन चुनौतियों के ऊपर एक साथ कार्य करने का सुझाव जो है इस आर्टिकल में दिया गया है। चौथी बात यह बताई गई है कि लोकल गवर्नमेंट का जो क्रिटिकल रोल है, उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे सभी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर। रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर 3 स्तर पर सुझाव दिए गए हैं। पहला तो कि लोकल फाइनेंस, कैसे स्थानीय स्तर पर लोकल बॉडीज अपना खुद का रेवेन्यू राजस्व बढ़ा सकते हैं। दूसरा एमपी लेड स्कीम के माध्यम से। और तीसरा 15th फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के द्वारा। तो इन 3 तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सुझाव इस आर्टिकल में दिया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब आपसे पॉलिटी में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं कि स्थानीय निकायों के जो है उनके लिए हम फंड की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, कैसे हम फंड उनके लिए और ज़्यादा फंड की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर आपके लिए इन सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि संपत्ति कर को एप्रोप्रिएट एग्जेम्पशन के साथ लेवी करना चाहिए, यानी उसमें जो भी आवश्यक छूट है वह देकर संपत्ति कर को संग्रहित करना चाहिए और इसे एक प्रकार से कंपलसरी लेवी बना देना चाहिए, एक अनिवार्य कर बना देना चाहिए, जिसमें कि लैंड भी आए। संपत्ति का तात्पर्य मात्र मकान ना हो, इसके अंदर भूमि भी आनी चाहिए। 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय हैं, उनके द्वारा खुद के सोर्सेज से, यानी खुद के स्रोत से 44% राजस्व जो है वो जनरेट किया गया। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो स्वयं के रिसोर्सेज से उन्होंने मात्र 5% राजस्व सृजित किया। तो आप यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के रिवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी के ऊपर आप दोनों के अलग अलग परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि टैक्स पोटेंशियल और एक्चुअल कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, यानी कि जहाँ पर कर की संभावना जितनी हो सकती है और वास्तविक जो संग्रहित कर है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जिसके कारण कि अंडर परफॉर्मेंस की स्थिति, बहुत ही खराब प्रदर्शन की स्थिति जो है वो हो जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की बात करें तो स्थानीय स्तर पर टैक्स कलेक्शन जो है लोकल बॉडीज के द्वारा पंचायत स्तर पर, वह एक प्रकार से नील है, यानी शून्य है। जबकि अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो लोकल रिवेन्यू के लिए, स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर जो है एक प्रमुख स्रोत है। एक प्रकार से आर्टिकल में यह इंडिकेट किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को अगर अपने फाइनेंसेस को मजबूत करना है तो उन्हें अपने खुद के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे राजस्व के, रिवेन्यू जनरेशन के, जिसमें कि प्रॉपर्टी टैक्स एक मेजर सोर्स हो सकता है। और प्रॉपर्टी टैक्स में मात्र मकान नहीं आते, उनमें ज़मीन को भी आना चाहिए, भूमि को भी शामिल करना चाहिए। इसलिए इसमें सुझाव दिया गया है कि सभी राज्यों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि प्रॉपर्टी टैक्स रेजीम, जो संपत्ति कर व्यवस्था है, उसमें और ज़्यादा विस्तार हो और उसका और ज़्यादा रैशनलाइजेशन किया जा सके और ज़्यादा बुद्धिसंगत उसे बनाया जा सके। अगर हम भारत के कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आप इसे ध्यान से समझें कि अगर हम भारत के कुल जीडीपी के बारे में के रेशियो, जीडीपी के अगर हम परसेंटेज के रूप में संपत्ति कर को देखें तो यह
भारत के जीडीपी का लगभग 0.14% है, यानी 0.14% है। अगर हम यही जो विकसित देश हैं, OECD कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो OECD कंट्रीज हैं, तो अगर हम इनके जीडीपी की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वह लगभग 2.1% OECD कंट्रीज में है। इसमें कहा गया आर्टिकल में कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स से भूमि भी अगर प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर के अंतर्गत आती है तो इससे एक प्रकार से क्या होगा कि इस स्रोत से इल्ड किया जाने वाला जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी और सरकार को मतलब साथ ही साथ किसी प्रकार से संपत्ति कर के दरों में वृद्धि भी नहीं करनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से आर्टिकल में संपत्ति कर के दायरे को बढ़ाकर मकानों के अलावा उसमें भूमि को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया है। जैसा इसमें बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स और जीडीपी का रेशियो है वो 2.1% है। भारत के परिदृश्य में 2017-18 वर्ष में यह पूरे जीडीपी का मात्र 0.14% था। तो आप देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को लेकर, तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा पिछड़ते दिखते हैं। दूसरा इसमें एक सुझाव दिया गया है कि नगर पालिकाओं के द्वारा और इनफैक्ट जो अर्ध शहरी क्षेत्र में पंचायत हैं उनके द्वारा कोरोना नियंत्रण बॉन्ड मान लीजिए एक 10 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है और उसका जो कूपन रेट हो यानी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट हो वह मार्केट रेट से कम हो लेकिन रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा हो। तो उससे क्या होगा कि बैंक जो हैं आकर्षित होंगे और वैसे कोरोना कंटेनमेंट बॉन्ड को वो परचेज करेंगे जिसके माध्यम से कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व सृजित कर पाएंगे। तो एक तरीके से इसमें लोकल फाइनेंसेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आप इन बिंदुओं को अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को कैसे और ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है, तो पहला तो इसमें यह हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्स रेजिम को और एक्सपेंड किया जाए, संपत्ति कर व्यवस्था को और ज़्यादा विस्तारित किया जाए, उसको और रैशनलाइज करें, और दूसरा कि स्थानीय स्तर पर नगरपालिका और पंचायतों के द्वारा बॉन्ड जारी किए जाएं ताकि बैंक उनमें सीधा निवेश कर सकें और लोकल बॉडीज़ के पास और अधिक धन की उपलब्धता हो पाए। एमपी फंड स्कीम के माध्यम से फाइनेंसेस को बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी जैसा हम जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वर्तमान में एमपी लैड स्कीम को, जो सांसद विकास निधि योजना होती है, उसे 2 वर्षों के लिए निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल में कहा गया है कि यह एक वेलकम मेजर है और एमपी लैड का जो वार्षिक बजट होता था वो लगभग 4000 करोड़ का होता था। तो लगभग इसे 2 साल तक निरस्त कर सरकार ने प्रतिवर्ष 4000 करोड़ की राशि जो है अपने लिए उसका अरेंजमेंट किया है। परंतु यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि यह सारा जो एलोकेशन है इसे स्वयं के पास रख लिया, यानी इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया। और एमपी लैड हम जानते हैं जो कि क्षेत्रीय जो स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए ईयरमार्क्ड होते हैं ऐसे फंड्स एमपी लैड के अंतर्गत। तो आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसे फंड जो हैं वह लोकल गवर्नमेंट्स को असाइन किए जाने चाहिए जिसमें कि ज़्यादा प्रेफरेंस पंचायतों को दिया जाए और उसके लिए वेल डिफाइंड क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किए जाएं। तो यह एक सुझाव इसमें एमपी लैड के माध्यम से पंचायतों के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने को लेकर दिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सुझाव 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से यह है कि एक विशेष कोविड-19 कंटेनमेंट ग्रांट लोकल गवर्नमेंट को 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से वितरित किया जाए। स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो निर्धारित क्राइटेरिया है उसके आधार पर, और यह अभी समय की मांग है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी लोकल गवर्नमेंट को कोविड-19 कंटेनमेंट ग्रांट दिए जाएं, यह आर्टिकल में सुझाव दिया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो लोकल गवर्नमेंट ग्रांट तय किए गए हैं वह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 90,000 करोड़ हैं। और अगर हम बात करें 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा
लोकल गवर्नमेंट ग्रांट की, तो उसकी तुलना में अभी जो 15वीं वित्त आयोग है उसने मात्र 3% ज़्यादा ग्रांट जो है वह लोकल गवर्नमेंट के लिए दिया है। इसलिए आर्टिकल में सुझाव यह दिया गया है कि एक विशेष कोविड-19 कंटेनमेंट ग्रांट जो है वह स्थानीय निकायों को 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाए। 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो बेसिक टू टाइड ग्रांट का रेशियो है वह 50-50 है। बेसिक ग्रांट का तात्पर्य होता है जो कि एक अनुदान स्थानीय स्तर के निकायों को बिना किसी शर्त के दिया जाता है, और टाइड ग्रांट का तात्पर्य होता है जो सशर्त दिया जाता है। तो वित्त आयोग के द्वारा बेसिक टू टाइड ग्रांट का रेशियो 50-50 है। अभी वर्तमान में जिस संकट का सामना करना पड़ रहा है और खासकर स्थानीय स्तर पर निकायों को, तो ऐसी स्थिति में सुझाव दिया गया है कि जितने भी ग्रांट्स दिए गए हैं उन्हें अनटाइड कर दिए जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर सरकार जो निकाय हैं वह इफेक्टिव कंटेनमेंट स्ट्रेटजी स्थानीय स्तर पर इवॉल्व कर सकें, विकसित कर सकें। इसके साथ ही आगे एक सुझाव कि 13वीं वित्त आयोग के द्वारा एक रिकमेंडेशन की गई थी कि जो लोकल ग्रांट होते हैं, स्थानीय निकायों के लिए जो ग्रांट होते हैं, उन्हें यूनियन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस से जोड़ देना चाहिए। यूनियन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का तात्पर्य होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर करों का जो पूल होता है जिसे सभी राज्यों के बीच में और केंद्र और राज्य के बीच में वितरित किया जाता है, तो उसे यूनियन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस कहते हैं। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि 13वीं वित्त आयोग के द्वारा दिया गया यह रिकमेंडेशन कि लोकल ग्रांट्स को यूनियन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि लोकल गवर्नमेंट के लिए एक जो है हमेशा बॉयंट और प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना रहे। बॉयंट मतलब एक बढ़ा हुआ, एक प्रोत्साहित अवस्था में, और प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना रहे। तो इसे कहा गया है कि 13वीं फाइनेंस कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दिया था, जिसे उस समय की सरकार ने, केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी, मान लिया था। तो अभी वर्तमान में जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसे भी ऐसी व्यवस्था को रिस्टोर करना चाहिए। साथ ही इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसको लेकर कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बाढ़, सूखा और भूकंप जैसे आपदाओं को तो ध्यान रखने की व्यवस्था है, परंतु इसमें महामारी को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है, डज नॉट रिकॉग्नाइज एपिडेमिक्स। तो इसमें सुझाव दिया गया है कि 2005 एक्ट में बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार के भी जो बदलते परिस्थितियों को भी इसमें शामिल किया जा सके। तो एक प्रकार से यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सबसे पहले देखें तो सामान्य अध्ययन पेपर 2 में यह आपको फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन स्टेट्स, और इसके साथ ही इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। तो जहाँ पर संघीय ढांचे की बात हो, हमें पता है कि हमारा 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट्स भी आते हैं। तो आपको पॉलिटी पेपर 2 में आप इस टॉपिक से इसे जोड़कर देख सकते हैं। इसके अलावा लोकल बॉडीज़ के उत्थान, उनके सशक्तिकरण को लेकर जहाँ पर पॉलिटी में प्रश्न आए, आप वहाँ पर इसे जोड़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इंडियन इकॉनमी में लोकल लेवल पे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट, इसको लेकर गवर्नमेंट बजटिंग, 15th फाइनेंस कमीशन की भूमिका, आप इन मुद्दों से जोड़कर इस टॉपिक को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हिंदू का संपादकीय स्पेस एक्स के मिशन को लेकर है। स्पेस एक्स अमेरिकी टेक एंटरप्रेन्योर एलन मस्क की कंपनी है और नासा के साथ सहयोग कर पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो एक प्रकार से यह कमर्शियल स्पेस फ्लाइट के युग में एक नया मतलब कि आरंभ है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो पिछले 9 वर्षों से अमेरिका ने अपनी धरती से अपने एस्ट्रोनॉट्स को, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में नहीं भेजा था। तो पिछले 9 वर्ष के बाद अमेरिका ने
स्पेस एक्स के साथ कोलेबोरेशन कर अपनी धरती से अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स दोनों के बीच में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बाद यह संभव हो सका। इससे और यह जो जर्नी थी यह नासा के लिए लेस एक्सपेंसिव थी, यानी कि इसमें उसे कम खर्च करना पड़ा, क्योंकि अभी जो है पिछले 9 वर्षों से 2011 के बाद से अमेरिका के द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को रशियन रॉकेट्स के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता रहा है, जिसमें कि एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, एक अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने के लिए अमेरिका को रूस को $80 मिलियन पे करना पड़ता है। तो ऐसे समय में स्पेस एक्स का अपने रॉकेट के माध्यम से एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजना एक प्रकार से कॉस्ट के भी मामले से एडवांटेजियस है, लाभदायक है। इसके साथ ही यह इनोवेटिव भी है, यह नवाचार को भी बढ़ावा देता है और सेफ भी है, क्योंकि इसमें एक तरीके से नासा का क्वालिटी कंट्रोल होता है, यानी नासा के कोलैबोरेशन से स्पेस एक्स के द्वारा यह जो पार्टनरशिप की गई है, तो इसमें नासा का क्वालिटी कंट्रोल भी होता है, जिससे कि सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है। नासा की यह भी एक इच्छा है कि एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस फ्लाइट्स के लिए और अधिक ग्राहकों को सामने लाए। तो इससे क्या होगा कि यूएस के जो है स्पेस के कमर्शियलाइजेशन को लेकर उसकी जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगी। अगर हम नवाचार की बात करें, टेस्टिंग की बात करें या नए तकनीक के निर्माण की बात करें, तो नासा ने लगभग अपना जो है यह सारा कार्य आउटसोर्स कर दिया है। मार्केट प्लेयर्स को आउटसोर्स कर दिया है, जैसे कि स्पेसएक्स जैसी कंपनियां, जहां पर कि नए तकनीक का विकास हो, टेस्टिंग हो, मॉडलिंग हो या फिर नए तकनीकों का से संबंधित नवाचार हो। तो एक तरीके से यहाँ पर अमेरिका ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वह ऐसे नवाचारी स्पेस कंपनियों को अपने साथ और ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए बढ़ावा देना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल में भारत ने इसरो के फैसिलिटीज़ को, इसरो की सुविधाओं को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए स्पेस सेक्टर में खोलने का फैसला किया है, परंतु हमारे यहाँ इस प्रकार के सक्सेसफुल पार्टनरशिप इस पर निर्भर करेंगे कि किस तरीके से हम अमेरिकी एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। अमेरिकी एग्जाम्पल यह है कि वह फेलियर को अलाउ करता है, यानी असफलता को भी स्वीकार करता है। तो क्या हम इस प्रकार के एक वर्क कल्चर को स्वीकार करेंगे जहाँ पर कि असफलताओं को भी हम जो है पोषित करें और फेलियर को भी हम अलाउ करें, उसमें और ज़्यादा मतलब प्रेरणा देकर वैसे फेलियर्स को भविष्य की सफलता में कन्वर्ट करें। तो क्या हम इस तरीके का एक इकोसिस्टम अपने यहाँ विकसित कर पाएंगे। अगर हम स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स का मोटो रहा है फ्लाई, टेस्ट, फेल एंड फिक्स, यानी कि आप परीक्षण करिए, जांच करिए, अगर असफल होते हैं तो आप उसको फिर फिक्स करिए। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हमने स्पेस सेक्टर में ऐसे अभी तक जो है एक्सपेरिमेंट्स मात्र सरकारी क्षेत्र में इसरो के ही द्वारा देखे हैं। प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे यहाँ कम है। इसरो की बात करें तो इसरो को अपने प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इसका उदाहरण मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जो कि लगभग प्रति किलोमीटर 7 रुपये की लागत से मार्स तक भारत का जो यान, अंतरिक्ष यान है, वह पहुँच पाया था। तो एक प्रकार से हमारे पास स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा अभी तक उनकी सहभागिता नहीं रही है। वैश्विक बाजार में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर इसरो के पास पहले से एक प्रतिस्पर्धी एज है। इसरो का अपना एक बहुत ही स्वर्णिम अतीत रहा है अचीवमेंट्स का, उपलब्धियों का, और वैश्विक बाजार में भी जहाँ पर स्पेस तकनीक की बात हो तो इसरो को एक प्रतिस्पर्धी वहाँ पर बढ़त मिली है। और इस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना कई प्रकार के नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
तो इसके लिए अभी आवश्यकता यह है कि ऐसे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी चाहिए, यानी बहुत उच्च स्तर की जवाबदेहिता चाहिए, और इसमें साथ ही नॉन पार्टीशन अप्रोच चाहिए। नॉन पार्टीशन अप्रोच का तात्पर्य निष्पक्ष एक जो है वह रवैया सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा, हितधारकों के द्वारा होना चाहिए। और ऐसे में जो सरकार की भूमिका है वह जस्ट आर्बाइटर की हो। आर्बाइटर का मतलब वो एक रेफरी का काम करे और एक प्रकार से एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर, यानी कि जो उद्यमियों की एक एडवेंचर की स्पिरिट होती है उसमें और वेस्टेड इंटरेस्ट में अंतर्निहित जो हित है उसके बीच में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करे। तभी वैसी स्थिति में भारत जो है सुपर पावर्स के साथ स्पेस में compete कर पाएगा। तो यह आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके इंडियन सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। यह आप इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन से जोड़कर देख सकते हैं। विज्ञान और तकनीक, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन फील्ड्स ऑफ आईटी और स्पेस। तो आप इन टॉपिक से जोड़कर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर एक आर्टिकल कि भारत के पास, जैसा हम जानते हैं कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी वर्तमान में हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग तैयार होने की स्थिति में है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के मांग को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो आर्टिकल में कहा गया है कि अगर हम बजटीय सीमाओं के कारण एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल करने के विचार को अगर हम छोड़ देते हैं तो यह काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, यह नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि हमें वर्तमान में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, एक मजबूत थल सेना चाहिए और साथ ही एक सशक्त वायुसेना भी चाहिए। आर्टिकल में कहा गया है कि इसको लेकर कोई दो राय नहीं हो सकता, परंतु हमें यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि जो नेवल वारफेयर होता है या जो समुद्री क्षेत्र में युद्ध होता है, क्या उसे बस वारफेयर, नेवल वारफेयर के लिए किया जाता है, समुद्री क्षेत्र में वर्चस्व के लिए किया जाता है, या फिर एक भारत जैसे समुद्री लोकेशन में स्थित देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी का होना हमेशा आवश्यक है। एक मजबूत नौसेना का होना एक मैरीटाइम कंट्री के लिए, एक समुद्री क्षेत्र में स्थित देश के लिए होना कितना आवश्यक है। अगर हम भारत के ट्रेड की बात करें तो भारत का लगभग 97% जो ट्रेड है वह समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय नौसेना यह युद्ध के क्षेत्र में मात्र 2 बार सक्रिय हुई है अतीत में, 1965 में और 1971 में। और यहाँ पर भी देखें कि यह लैंड ऑपरेशंस, जो थल सेनाओं के द्वारा जो ऑपरेशन किए जा रहे थे उनके ये साइडलाइंस में ही थी, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनका बहुत ही मिनिमम रोल था, बहुत ही न्यूनतम भूमिका थी। और अगर हम एक क्लासिक नेवल एक्शन की बात करें जिसमें कि नौसेना ने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई, तो मात्र 1971 में ही एक बार हुई थी। तो यह कुछ विशेषज्ञों का कहना है, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। परंतु लेखक कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर के इन्वॉल्वमेंट को, उनकी संलिप्तता को एक पेरिफेरल डिस्प्ले मानना, यानी कि एक प्रकार से मतलब उनका एक मार्जिनल भूमिका समझना, वह भारत के सैन्य इतिहास के एक अपूर्ण समझ को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि अगर भारतीय नौसेना ने शत्रु की योजना को प्रभावी रूप से रोका नहीं होता तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान जो है वह अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का उपयोग कर स्टेलमेट की स्थिति उत्पन्न कर सकता था। स्टेलमेट का तात्पर्य होता है जहां पर कि किसी युद्ध का कोई निर्णय ना हो, तो यानी और निर्णायक स्थिति में 1971 का युद्ध पहुंच सकता था अगर भारतीय नौसेना वहां पर शत्रु की योजना को प्रभावकारी रूप से नहीं रोकती। अब इसमें देखिए कि किस प्रकार से एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के होने को लेकर आर्गुमेंट दिए गए हैं। सबसे पहली बात यह कहा गया है कि चाइना को लेकर एक मिथ है कि चाइना ने अपने लिए एयरक्राफ्ट कैरियर तब बनाने शुरू किए जब उसने अपनी सेना को मजबूत कर लिया था।
लेख में कहा गया है कि यह एक नैरो इंटरप्रिटेशन है, यह एक बहुत ही संकीर्ण इंटरप्रिटेशन है। अगर हम देखें कि एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस जो हैं, इन्हें मास्टर करने में, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशंस को मास्टर करने में कई वर्ष लग जाते हैं, अगर वैसे जहाज़ों की उपलब्धता किसी देश के पास है फिर भी। इसलिए इसमें कहा गया है कि अगर हमें अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो उसे मास्टर करने में भी हमें कई वर्ष लगेंगे। इसलिए हमें भविष्य के अपने समुद्री सुरक्षा और नौसेना को मजबूत करने की रणनीतियों को देखते हुए हमारे पास एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी, हमें उसकी योजना बनानी चाहिए। इसमें आगे बताया गया है कि चाइना भी अपने थल सेना में कटौती कर रहा है और ज़्यादा समुद्र के क्षेत्र के ऊपर फोकस कर रहा है। अगर हम सोर्सेस की, सूत्रों की बात करें तो भारत की यह स्थिति जस्ट अपोजिट है, यानी हमारे यहाँ जो प्रवृत्ति है वो लैंड फोर्सेस को, थल सेना को मजबूत करने की है, और हमारा फोकस जितना पर्याप्त रूप से समुद्र पर होना चाहिए, समुद्री क्षेत्रों पर, उतना नहीं है। दूसरी बात यह बताई गई है कि एक बजटीय कॉन्स्ट्रेंट को लेकर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को, यानी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल न करने का विचार काउंटर प्रोडक्टिव भी हमारे लिए हो सकता है। इसमें एक अच्छा सुझाव यह दिया गया है कि एक स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर यह अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बल दे सकता है, क्योंकि कई सारे उद्योग, एमएसएमई इस आपूर्ति श्रृंखला में वैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट में, सप्लाई चेन में शामिल होते हैं। तीसरा इसमें सुझाव यह दिया गया है कि जो वैश्विक स्तर की जो बड़ी शक्तियां होती हैं, ग्लोबल पावर्स होते हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर मात्र उनके लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार का भी कई जो है मतलब कि आर्गुमेंट प्रस्तुत किया जाता है। तो लेख में कहा गया है कि आप देखें कि भारत ने आईएनएस विक्रांत, जो भारत का प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसके प्रोक्योरमेंट को लेकर शुरुआत, इसकी खरीद को लेकर शुरुआत अपने आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही शुरू कर दी थी। तो एक प्रकार से यह भी आर्गुमेंट मिसप्लेस्ड है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स सिर्फ ग्लोबल पावर्स के पास ही होने चाहिए। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि इस प्रकार के कैरियर्स रातों रात नहीं बनते और इनको शामिल करने को लेकर जो भविष्य की योजना बनाई जाती है उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा दूरदृष्टि की, अग्रदृष्टि की आवश्यकता है। तो अगर हम इन मामलों में एक सीमित सोच रखें और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अगर हम ब्लाइंड रहे, उतने ज़्यादा जागरूक नहीं रहे, तो अभी जहां पर कोविड-19 के टाइम पर बजट में कट किया जा रहा है, कई सारी योजनाओं में, कई सारे खर्च में, तो अगर हम इन क्षेत्रों में भी अगर हम बजट कट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक समग्र राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर, नेशनल पावर के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, दीर्घावधि प्रभाव पड़ सकता है। तो यह आपके जो है सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 3 से जुड़ा हुआ है, जहां पर कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इस टॉपिक से आप इसे जोड़ के देख सकते हैं। इंडियन नेवी के को और ज़्यादा मजबूत करने, स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से जब आपसे प्रश्न आए तो आप उसमें एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी शामिल करने के पक्ष और विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं इस आर्टिकल के बिंदुओं का उपयोग करते हुए। दूसरी बात, सिक्योरिटी चैलेंजेज, जो कि आपके पेपर 3 का एक टॉपिक है, एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो बॉर्डर का तात्पर्य मैरीटाइम बॉर्डर भी होता है, यानी समुद्री सीमा भी होती है। तो आप वहाँ पर भी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के हिसाब से और उससे जो जुड़े हुए सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, आप उसके दृष्टिकोण से इस आर्टिकल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पर ही एक आर्टिकल ई डिप्लोमेसी को लेकर है। ई डिप्लोमेसी का तात्पर्य होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कूटनीतिक पहलों, बैठकों और आपसी इंटरैक्शन को करना, उसे हम डिजिटल डिप्लोमेसी बोलते हैं। अगर हम देखें तो डिजिटल डिप्लोमेसी में साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा और प्रोडक्टिविटी, यानी कि वैसे जो डिजिटल डिप्लोमेसी इनिशिएटिव्स हैं वो कितने प्रोडक्टिव हैं, तो इनको लेकर कंसर्न जाहिर किया जाता है। परंतु लेख में कहा गया है
कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक शिखर सम्मेलन, ई शिखर सम्मेलन जो हैं यह चलते रहने चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी रुकनी नहीं चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लीडर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई, 4 जून को शिखर सम्मेलन हुआ और काफ़ी विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर और कोविड-19 को साथ में मिलकर टैकल करने को लेकर, तो इस रेंज में कई सारे मुद्दों के ऊपर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई। दोनों देशों ने अपने संबंध को अपग्रेड कर कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है, यानी समग्र रणनीतिक साझेदारी या समग्र सामरिक साझेदारी का नाम दिया है। इसके साथ ही जिस अनूठे तरीके के साथ यह समिट आयोजित किया गया, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यह अपने आप में नोटवर्दी है। अभी यह समय की मांग के अनुसार यह मेल खाता है। भारत के प्रधानमंत्री और इंडियन डेलीगेशन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बैठक की। यानी यह जो शिखर सम्मेलन था, यह फिजिकल मीटिंग दोनों देशों के डेलीगेशंस के बीच में नहीं हुई, नेताओं के बीच में नहीं हुई, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अभी हम देखें कि किस प्रकार से कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, शिक्षण संस्थान हैं, तो वो ऑनलाइन मीडियम को माइग्रेट कर चुके हैं, यानी कि वह ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल अपने कार्यों गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। तो आर्टिकल में कहा गया है कि अब राष्ट्रों के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचा है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यह नेताओं के लिए फिजिकली सेफर है कि वह ई समिट करें, एक प्रकार से सुरक्षित है, इससे समय भी बचता है, इससे ऐसे आयोजनों को करने में लागत भी कम लगती है। जैसा हम जानते हैं कि बड़े बड़े इंटरेजेस के साथ जब राष्ट्राध्यक्ष एक जगह से, एक देश से दूसरे देश, अपने देश से दूसरे देश जाते हैं, तो वह भी काफ़ी कॉस्टली जर्नी होता है, जिसे कि अवॉइड किया जा सकता है। अभी हम देखें तो कोविड-19 के बाद से भारत ने कई मल्टीलैटरल ई डिप्लोमेसी इनिशिएटिव्स में पहल में हिस्सेदारी की है। भारत ने सार्क नेताओं के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस 15 मार्च को आयोजित किया। इसके साथ ही G20 लीडर समिट में भी भारत 26 मार्च को वीडियो लिंक के माध्यम से शामिल हुआ और नॉन अलाइन मूवमेंट में भी भारत जो है 4 मई को एक वर्चुअल समिट में भागीदारी भारत ने की थी। अगर हम इन सारे मीटिंग्स की, वर्चुअल समिट्स की बात करें तो यह सिंगल इशू के ऊपर फोकस थे और इनमें जो अफेयर्स थे, जो मुद्दे थे, वह काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ थे। परंतु ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हम द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, जिस वर्चुअल समिट की बात हो रही है, वह काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था, जिसमें कि द्विपक्षीय संबंधों के कई मामलों को लेकर चर्चा की गई दोनों देशों के बीच में और आपस में कई सारे जो है एग्रीमेंट, समझौतों का भी एक्सचेंज हुआ। तो एक तरीके से देखें तो वर्चुअल समिट ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी ज़्यादा व्यापक रही। कूटनीति में एक मान के चलें कि मैक्सिम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि आमने सामने का इंटरेक्शन जो है वह एक तरीके से देखें तो विदेशी संबंधों में हाईएस्ट लेवल का मार्क होता है। अगर दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे दोनों देशों के बीच फॉरेन रिलेशंस के एक सबसे हाईएस्ट लेवल के रूप में देखा और समझा जाता है। अब हम देखें कि जहाँ पर वर्चुअल समिट होते हैं तो वहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता और साथ ही जो फिजिकल इंटरेक्शंस होते हैं उसमें स्ट्रक्चर डायलॉग होता है, यानी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन होता है। एक बहुत जो वार्ता होती है उसमें एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, तो वर्चुअल समिट में वो बातें नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि वर्चुअल समिट में यह डाउटफुल होता है कि इस प्रकार के मेजर ब्रेक थ्रू हैं या डील हैं, समझौते हैं, जिनमें कि दोनों देशों के नेताओं का सीधा हस्तक्षेप आवश्यक होता है, तो क्या इस तरीके के डील और इस तरीके के ब्रेक थ्रू वर्चुअल समिट में हो सकते हैं? तो इस रूप से आर्टिकल में यह
आशंका व्यक्त की गई है कि ई डिप्लोमेसी जो है वह डिलीवरेबल्स के माध्यम से, यानी जो वास्तविक जो एक्चुअल आउटकम होते हैं शिखर सम्मेलन के, उस हिसाब से यह लेस प्रोडक्टिव हो सकते हैं, यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता। और ख़ासकर वैसे मुद्दों में जहाँ पर कि दोनों देशों के बीच में स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, वैसे मुद्दे जो कि ज़्यादा संवेदनशील हैं, जिन्हें और अधिक वार्ता से, नेगोशिएशन से आपस में निपटाया जा सकता है। तो क्या वैसे मुद्दों को भी ई डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, इसको लेकर एक आशंका व्यक्त की गई है इस आर्टिकल में। इसके साथ ही हम जानते हैं कि जो बायलैटरल समिट्स होते हैं उसमें बैकरूम काफ़ी ज़्यादा कार्य होता है, यानी पर्दे के पीछे दोनों देशों के डेलीगेशंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा वार्ता होती है। और इसके साथ ही जो समझौते होते हैं तो उसमें हर एक छोटी से बड़ी बातें जो हैं वह जो निचले स्तर के नौकरशाह हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनके द्वारा आपस में बातचीत कर हल किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि बैकरूम लेगवर्क तो इसमें हो सकता है, वर्चुअल समिट में भी बैकरूम जो जिस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है ब्यूरोक्रेट्स के बीच में वो सारा हो सकता है, और समझौतों को लेकर भी जो छोटी बातें हैं, छोटी बड़ी बातें हैं, उसे ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन समिट जो हैं वह लार्जर पॉलिटिकल गोल को, यानी जो ब्रॉडर जो व्यापक राजनीतिक लक्ष्य हैं और जो बिगर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो बड़े लक्ष्य हैं, तो क्या उस प्रकार के लक्ष्यों को हासिल कर सकता है वर्चुअल समिट? तो इसके ऊपर एक आशंका जो है वह जाहिर की गई है। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को हम देखें, साइबर सुरक्षा का भी जोखिम होता है। वर्चुअल समिट के साथ एक जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है वह है साइबर इनसिक्योरिटी की, यानी साइबर और सुरक्षा, साइबर हमला की स्थिति हो सकती है। अगर हम कोविड-19 से पहले के समय की बात करें तो जो समिट के वेन्यूज होते थे, शिखर सम्मेलन के जो आयोजन स्थल होते थे, उन्हें कम्प्लीटली सैनिटाइज किया जाता था। सैनिटाइज आप इसे मेडिकल टर्म्स में ना समझें, इसे टेक्निकल टर्म्स में समझें कि उन्हें किसी भी प्रकार के डिबगिंग को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप, वहाँ पर कोई भी प्रकार के खुफिया डिवाइस की उपस्थिति को लेकर उसे सैनिटाइज किया जाता था और उसे डिबग्ड किया जाता था, ताकि किसी भी प्रकार का जो संवेदनशील फॉरेन पॉलिसी कंटेंट है उसके ऊपर जासूसी ना हो सके और ना ही वो लीक हो सके। तो इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट वो वर्चुअल समिट में इनहेरेंट हैं। जैसा हम जानते हैं कि ई डिप्लोमेसी जो है वह जोखिम भरा हो सकता है, और इसमें साथ ही जो क्लासिफाइड कंटेंट हैं, जो खुफिया जानकारी हैं, उनकी हैकिंग हो सकती है। इसके साथ ही साथ दो देशों के बीच में जो वार्ता होती है या नेताओं के बीच में कन्वर्सेशन होते हैं, उसमें स्पॉन्टेनिटी और कैंडर, यानी कि एक जो स्वाभाविक रूप से एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बातचीत करने की एक स्पॉन्टेनिटी होती है, स्पॉन्टेनियस तरीके से नेता आपस में बात करते हैं, समाधानों को तलाशते हैं, डील करते हैं, तो वो सारी बातें जो हैं ई डिप्लोमेसी में रिस्की हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लासिफाइड कंटेंट के हैक होने का संभावना अधिक होता है। दूसरी बात यह भी बताई गई है कि इस प्रकार के ई समिट में यह भी डाउट की बात है कि क्या नए विचार, नए आइडियाज़ या प्रस्ताव जिनमें कि वैश्विक स्तर के भू सामरिक जियो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट्स जो है जिसमें कि शामिल हो सकते हैं, कि तो क्या उस प्रकार के आइडियाज़ जो हैं वह सामने वैसे आइडिया या प्रस्ताव आएंगे। परंतु आर्टिकल में कहा गया है कि कोई समिट ना होने से ज़रूर बेहतर है कि कुछ शिखर सम्मेलन हो, शिखर सम्मेलन के स्तर पर किसी भी प्रकार से बातचीत आगे हो। और कितना भी मतलब आप देखिए कि आर्टिफिशियल या असंतोषजनक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण पार्टनर्स को आपस में साथ आकर वार्ता करना और ऐसे उच्च स्तरीय मीटिंग को करना एक प्रकार से स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग भी है, यानी इससे एक सामरिक संकेत भी जाता है कि अभी महामारी के भी समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया जो आपस में की पार्टनर्स हैं, महत्वपूर्ण साझेदार हैं, अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करके क्षेत्र में शक्ति संतुलन को और सामरिक जो एक स्ट्रेटजिक बैलेंस है उसे बनाए रखना चाहते हैं।
अब हम जैसे देखें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों जो है वो मिडिल पावर्स को, यानी कि जो मीडियम लेवल के पावर्स हैं, क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं, उनके साथ आपस में कोलिशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रकार से शक्ति संतुलन बनाया जा सके, बैलेंस ऑफ पावर बनाया जा सके। और इस प्रकार से अगर हम देखें कि डिप्लोमेटिक समिट नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि कलेक्टिव रिजॉल्व के कमज़ोर होने का एक जो है संकेत वह जाएगा। यह बात सही है कि इन पर्सन समिट यानी जहाँ पर व्यक्ति, जहाँ पर नेता जो है इन पर्सन उपलब्ध होंगे, शामिल होंगे शिखर सम्मेलन में, वह भी जल्द ही शुरू होगा एक दिन। परंतु यह जो ऑनलाइन एक प्रकार से कूटनीति करने की, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करने का प्रयास है, यह जारी रहना चाहिए क्योंकि डिप्लोमेसी रुकनी नहीं चाहिए और डिप्लोमेसी को जारी रहना चाहिए। तो यह आपका जो है कई मायने में आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। यह आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 से जुड़ा हुआ आर्टिकल है जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध से जोड़कर आप इसे देख सकते हैं। जिस प्रकार से डिप्लोमेसी का नेचर चेंज कर रहा है, डिप्लोमेसी में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी प्रासंगिकता कोरोना के समय और कितनी ज़्यादा बढ़ी है। तो एक मॉडर्न डिप्लोमेसी डिजिटल डिप्लोमेसी से संबंधित जहाँ पर प्रश्न आए वहाँ पर आप इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। डिप्लोमेसी का स्वरूप किस तरीके से बदल रहा है, खासकर यह वैसे छात्र जिनका वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब भारत के विदेश नीति को लेकर प्रश्न पूछे जाएं, आपसे निबंध में टॉपिक पूछा